हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं। कक्षा 8 की बुक का 7वां चैप्टर है महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसके बाद एक लेसन और बचता है, वो भी मैं जल्दी से कंप्लीट करवा दूंगी और फिर हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेसन में महिलाओं के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थितियों में सुधार आया है। पहले क्या स्थिति थी और किस प्रकार से उसमें सुधार आया है, ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस लेसन में, तो इन्हीं को समझेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बिल्कुल पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती, यानी कि ये सभी अधिकार महिलाओं को अब प्राप्त हैं, लेकिन इन सभी अधिकारों को सभी महिलाएं नहीं उपभोग कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। तो अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें महिलाएं इस तरीके के सभी अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा के मौके नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे परिवार आज भी ऐसे हैं जिसमें लड़कियां अपनी इच्छा के अनुसार शादी भी नहीं कर सकती हैं। अब बताया गया है कि 200 साल पहले हालात कैसे थे। इन हालातों से बहुत भिन्न थे। तो लिखा है, 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी, क्योंकि बाल विवाह प्रथा का प्रचलन था। तो बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, लोग एक से अधिक पत्नियां भी रख सकते थे। आगे लिखा है, देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इसे सती प्रथा कहा गया है, यानी कि यदि किसी महिला का पति किसी कारणवश मर जाता है तो उस महिला से ये उम्मीद की जाती थी कि ये महिला भी अपने पति के साथ चिता में जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। तो जो महिलाएं हैं, कुछ तो स्वेच्छा से ही अपने पति की चिता पर जिंदा जल जाती थी, और जो अपनी स्वेच्छा से ऐसा नहीं करती थी तो उन्हें जबरदस्ती उस चिता में जिंदा जला दिया जाता था और बाद में फिर उन्हें सती कहकर महामंडित किया जाता था। आगे लिखा है, सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी, यानी कि लोगों ने ये धारणा बना रखी थी कि यदि महिला पढ़ेगी लिखेगी तो उसका पति जल्दी मर जाएगा। यहाँ आप इस चित्र को देख सकते हैं। इस महिला को जबरदस्ती इस चिता में जिंदा जलाने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ पर लिखा भी है, सती बालथाजर सोल्विन द्वारा बनाया गया चित्र 1813। भारत में आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। आगे लिखा है, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। यानी कि सिर्फ फर्क स्त्रियों और पुरुषों में ही नहीं, बल्कि लोगों को जातियों में भी बांटा गया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां
जिन्हें प्रायः व्यस्त कहा जाता था, का स्थान आता था। यानी कि जातियों में लोग बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का यानी उच्च जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी से जुड़ी जातियां आती थी, जिन्हें व्यस्त कहा जाता था। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद इनका स्थान आता था। उसके बाद काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। यानी कि जो सबसे निचले पायदान पर जातियां हैं, ये गांव और शहरों को साफ सुथरा रखती थी और ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें उच्च जातियों के लोग दूषित यानी गंदा कार्य मानते थे, और इनके काम की वजह से उनकी जाति यानी इस दूषित कार्य को करने की वजह से जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। तो इसलिए इस कार्य को इन छोटी जाति के लोगों से कराया जाता था। आगे लिखा है, ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। तो अब आप समझ गए होंगे, जो निचले पायदान पर जातियां थी और जो उच्च जातियां थी, तो इन निचले पायदान वाली जातियों को अछूत मानती थी, यानी इन्हें छूना भी पसंद नहीं करते थे। अछूत का मतलब ही है जिसे छुआ ना जाए। तो ये लोग जो उच्च जाति के थे, इन निम्न जाति के लोगों को छूना भी पसंद नहीं करते थे, और ये ऐसा मानते थे कि यदि हम इन्हें छू लेंगे तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये जो लोग थे जो अछूत माने जाते थे, ये ऐसा कार्य करते थे जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे। आगे लिखा है, इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। तो अब जो अछूत लोग थे, जिन्हें उच्च जाति के लोग अछूत मानते थे, तो इन लोगों को ना तो मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति थी, ना ही उन कुओं से पानी निकालने की अनुमति थी जिन पर उच्च जाति के लोग पानी निकालते थे और नहाते थे। तो इन छोटी समझी जाने वाली जाति के लोगों को उन कुओं पर भी जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था, छोटे दर्जे का मनुष्य माना जाता था। आगे लिखा है, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। अब इन सब में परिवर्तन कैसे आया, इसके बारे में बताया गया है। लिखा है, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। क्या कदम उठाए गए परिवर्तन करने के लिए, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्यों मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थीं। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थीं, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिखते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। आगे लिखा है, इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि ब्रह्मो सभा नामक सुधारवादी संगठन किसने बनाया था, तो राजा राम मोहन राय में बनाया था, और जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से भी जाना गया है। तो ये आपको याद रखना है
पहले इसका नाम ब्रह्मो सभा था, बाद में इसे ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। आगे लिखा है, राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो इसीलिए इन्हें सुधारक कहा गया, क्योंकि ये चाहते थे कि लोग जो है पुराने विचारों को छोड़कर नए ढंग से जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाएं। आगे लिखा है, राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ इस चित्र में आप राजा राम मोहन राय को देख सकते हैं। रेमब्रांट पील द्वारा बनाया गया चित्र 1833। आगे लिखा है, विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। लिखा है, राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। तो राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास किया और इसीलिए इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। ये संस्कृत, फारसी, भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, यानी कि इन्हें संस्कृत भी आती थी, फारसी भी आती थी और ये यूरोपीय भाषा भी जानते थे। इन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का भी प्रयास किया कि जो भारतीय ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें विधवाओं की जलाने की अनुमति जैसी बात कहीं नहीं लिखी है। और 19वीं सदी के प्रारंभ तक जो अंग्रेज अफसर थे वो भी यह मानने लगे कि जो भारत के रीति रिवाज हैं वह सही नहीं है, यानी वो लोग भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे और उन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों को सही माना। आगे लिखा भी है, वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई, तो 1829 में लगाई गई। आप लोगों को ये बात याद रखनी है या कहीं पर नोट कर लीजिए, प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और सब कुछ इस एनसीईआरटी में ही दिया गया है और प्रश्न भी यहीं से बनते हैं, तो इसीलिए ध्यान से समझते चलिए। आगे लिखा है, राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते तो अक्सर प्राचीन ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है, यानी कि ये यदि किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देते तो ये सबूत साथ में लाते कि ऐसा ग्रंथों में नहीं लिखा है। ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते जो उनकी सोच का समर्थन करते हो और उसके बाद जब ये दलील देते तो ये कहते कि वर्तमान रीति रिवाज जो है प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि जो ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है।
यहाँ आप इस चित्र में ऐसी एक और परंपरा को देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कुंडों पर झूलने का त्योहार। तो इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये कुंडा जो है खाल में फंसाया जाता था और इसी पर लोग झूलते थे। आगे लिखा हुआ है, पहले हम उन्हें लकड़ियों से बांध देते, यानी सती प्रथा के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। ये सती समर्थक हैं। यहाँ पर सती समर्थक जो कहते थे उसके बारे में लिखा हुआ है, और ये सती विरोधी जो थे उनके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सती समर्थक का क्या कहना था? कहते हैं वे कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों से कसकर बांध देते हैं। यानी कि जो सती समर्थक थे वो क्या कहते थे कि औरतें जो हैं कुदरती तौर पर कम समझदार हैं, बिना दृढ़ संकल्प वाली हैं और भरोसे के योग्य नहीं हैं, और कुछ तो अपने पति की मृत्यु के बाद खुद ही उनके साथ जल जाने की कामना करने लगती हैं। तो वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए हम लोग उन्हें चिता की लकड़ियों से कसकर बांध देते हैं। तो ये कहना है सती समर्थकों का। अब सती विरोधी क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? यानी कि जब उन्हें मौका ही नहीं दिया गया चीज़ों को पढ़ने का, समझने का, तो उन्हें अक्षम कैसे माना जा सकता है? ये सती विरोधियों का कहना था। आगे लिखा है, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। तो ये आपको याद रखना है कि विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित किया गया? तो 1856 में पारित किया गया। आगे लिखा है, जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश लिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये इस चित्र में आप इन्हें देख सकते हैं।
दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। आगे लिखा है, इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। अब लिखा है, लड़कियां स्कूल जाने लगीं, यानी कि लड़कियां अब स्कूल जाने लगी थीं। उसके बारे में लिखा है, बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि लड़कियां यदि शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी और उसके लिए खुद खड़ी होंगी। तो इसीलिए जो बहुत सारे सुधारक थे वे चाहते थे कि लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। यहाँ इस चित्र में आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख सकते हैं। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी, क्योंकि लोगों की सोच ही इस प्रकार की थी। लोग ये सोचते थे कि ये जो स्कूल हैं इनमें यदि लड़कियां जाएंगी तो ये घरेलू कामकाज नहीं करेंगी, और ये जब स्कूल जाएंगी तो सार्वजनिक स्थानों से गुजरेंगी, तो इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। क्योंकि उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। आगे लिखा है, फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। यानी कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको घर पर ही पढ़ाया जाता था। आगे लिखा है, फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वालों पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। यानी कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा बिना किसी की मदद से। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। आगे लिखा है, उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। ये 2 लाइन रह गई हैं। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। यानी आर्य समाज द्वारा पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए और ज्योतिराव द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किस महिला ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर यह कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो आपको याद रखना है, मुमताज अली। आगे लिखा है, 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। आगे लिखा है, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। जब कुछ महिलाएं पढ़ना लिखना सीख गईं तो वो
महिलाओं के बारे में ही लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थीं। यहाँ आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं। लिखा है 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। आगे पढ़ लेते हैं। बेगम रुकैया सखावत हुसैन के बारे में पढ़ रहे थे कि ये उस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई थीं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं पंडिता रमाबाई को। आगे लिखा है वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। तो इन्होंने एक ऐसे विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को शरण मिलती थी। वहां महिलाएं ऐसी चीजें भी सीखती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ है। जब औरत का पति मर जाता है, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीजों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों से या जंग लोहे से बनी हो और तुम और तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह आओ भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना। तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है उसमें यही लिखा हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं। जाहिर है इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी
और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखीं, पत्रिकाएं निकालीं, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यानी कि जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं को और पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, परंतु जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। तो महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि बाल विवाह निषेध कानून कब पारित किया गया, तो 1929 में पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल और 18 साल कर दी गई। वर्तमान में विवाह की उम्र कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं और यहाँ लिखा है चित्र 8 साल की दुल्हन। ये चित्र दिया गया है और ये दुल्हन जो है वो 8 साल की है। आगे लिखा है यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। यानी 20% अभी भी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती है। आगे लिखा है जाति और समाज सुधार। लिखा है हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, परमहंस मंडली का गठन कब किया गया? 1840 में। कहाँ किया गया? बंबई में। आगे लिखा है इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे।
इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी, क्योंकि शहरों का विकास हो रहा था, नालियां बन रही थी, सड़कें बन रही थी, इमारतें खड़ी हो रही थी, तो उसमें मजदूरों की आवश्यकता थी। तो लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे थे नौकरी की तलाश में। आगे लिखा है, यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। यानी जो लोग गांव में रहते थे, छोटे कस्बों में रहते थे, वो बड़े शहरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि वहां पर उन्हें रोजगार शहर जाने वालों में बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे, यानी छोटी जातियों के लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए थे। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जमीन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो इसीलिए लोग अपने घर से दूर कार्य करने के लिए चले गए थे। यहाँ पर आप लोग इस चित्र में एक जहाज देख सकते हैं, और यह एक कुली जहाज है। यहाँ लिखा हुआ है, जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर निचली जातियों के थे। तो ये कुली जहाज है, यहाँ से भारत से मजदूरों को यह मॉरिशस ले जाता था, और वहां पर उन मजदूरों को कठोर कार्य करना पड़ता था, और ज्यादातर जो मजदूर थे वो निचली जातियों के ही थे। आगे लिखा है, इसके अलावा दूसरी जगह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो जो महार जाति के लोग थे तो उन्हें महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई, और जो BR अम्बेडकर थे उनके पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। यहाँ पर एक अलग से यहाँ लिखा हुआ है कि जूते कौन बना सकता है। तो लिखा है, चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगर और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ हुआ, क्योंकि ये कार्य जो है उनके समुदाय के अलावा कोई और नहीं करता था। यहाँ इस चित्र में आप देख भी सकते हैं, जूते बनाते मदगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। यहाँ आप देख सकते हैं इन लोगों को। यहाँ पर लिखा हुआ है, कक्षा में जगह नहीं, और इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। लिखा है, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सकें जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है
कि बम्बई प्रेसिडेंसी में कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को कक्षा में अंदर बैठने की इजाज़त क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्हें अछूत समझा जाता था। वे कमरे को दूषित कर देते और उसी कमरे में ऊंची जाति के लड़के पढ़ते थे। तो इसीलिए जब सख्ती से उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्हें सिर्फ बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दी गई थी। यहाँ पर इस चित्र को आप देख सकते हैं और यहाँ लिखा हुआ है, गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। लिखा है समानता और न्याय की मांग। यानी समानता और न्याय की मांग क्यों उठी? क्योंकि निम्न जाति के लोग भी ये अधिकार चाहते थे कि उन्हें भी समान समझा जाए। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत की घासीदास ने, ये आपको याद रखना है। पूर्वी बंगाल में हरदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु दैवम मनुष्यानु। यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं श्री नारायण गुरु को। आगे लिखा है, इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों का बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। ये तो पढ़ लिया कि समानता और न्याय की मांग कैसे उठाई गई। अब लिखा है गुलामगिरी। ये एक पुस्तक है जिसे ज्योतिराव फुले द्वारा लिखा गया है। यहाँ आप इस चित्र में ज्योतिराव फुले को देख सकते हैं और इस पुस्तक के बारे में कई बार प्रश्न आया है, तो आपको ध्यान से समझना है। लिखा है, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे। यानी ज्योतिराव फुले का मानना था कि आर्य तो विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारसों आर्यों के आने से पहले यहाँ पर रह रहे मूल निवासियों को हरा कर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। यानी कि फुले ने ये कहा कि आर्य जो हैं अपने आप को औरों से श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन ये तो विदेशी हैं, ये उपमहाद्वीप के बाहर से आए हैं और ये जो मिट्टी है, ये जमीन है, ये यहाँ के असली वारसों की है जो यहाँ पर इन लोगों के आने से पहले रहते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उन्हें हराकर गुलाम बना लिया और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उन पराजित लोगों को नीच और निम्न जाति का मानने लगे। फुले के अनुसार, यानी फुले ये मानते थे कि ऊंची जातियों का उनकी जमीन पर और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के लोगों की है, यहाँ के
देसी लोगों की, जिन्हें आर्य लोग निम्न जाति का मानते हैं। आगे लिखा है, फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियां और अति शूद्रों यानी अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फुले ने की। ये बात आपको याद रखनी है। आगे लिखा है, 1873 में फुले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास फिरता खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किन्हें समर्पित की? तो उन लोगों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। कहाँ पर? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी और ये पुस्तक उन्हीं लोगों को समर्पित थी जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाई थी। आगे लिखा है, इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। यहाँ पर एक तथ्य लिखा हुआ है, हम भी इंसान हैं। 1927 में अम्बेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज दो मुख्यता सिद्धांत समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है, मंदिरों में कौन जा सकता था? तो लिखा है, अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। अभी बताया था कि इनके जो पिता हैं वह सैनिक स्कूल में शिक्षक थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। यहाँ इस मंदिर को आप लोग देख सकते हैं, ये मंदिर, और यहाँ लिखा हुआ है, मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र 1792। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। तो यानी कि जब मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं हुआ था उसके पहले अछूत इस मंदिर के आसपास यानी दरवाजे के पास भी नहीं भटक पाते थे। आगे लिखा है, गैर ब्राह्मण आंदोलन
तो गैर ब्राह्मण आंदोलन क्या है, चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर, यहाँ आप इस चित्र में इन्हें देख सकते हैं, इन्हें ही पेरियार कहा जाता है और इनका पूरा नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था, यानी कि राष्ट्रवादियों द्वारा एक दावत का आयोजन किया गया, वहां इन्हें भी बुलाया गया, लेकिन वहां पर क्या था, जातियों के हिसाब से बैठने का इंतजाम था। तो ये देखकर ये हताश हो गए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए बैठने की अलग अलग व्यवस्था थी। पेरियार के समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। यहाँ आप देख सकते हैं महिलाओं के बारे में पेरियार। तो पेरियार ने महिलाओं के बारे में क्या लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। तारा मुकुरतम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। तो ये पेरियार द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। इनसे प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बल के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक
व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। और ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? अभी इसी लेसन में बताया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। पहले इसे ब्रह्मो सभा कहा जाता था, बाद में इसे ही ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज कहा गया। यहाँ पर इस चित्र में आप केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ये मुख्य नेताओं में से एक थे, लेकिन स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब पढ़ लेते हैं डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया, उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। यहाँ इस चित्र में आप इन्हें देख सकते हैं, हेनरी डेरोजियो। आगे लिखा है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क के हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका प्रभाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ। अब लिखा है प्रार्थना समाज। इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इनको बताए दे रही हूँ। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, R.G. भंडारकर, इन सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। आगे लिखा है वेद समाज। तो मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था? तो आपको याद रखना है वेद समाज। वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके अनुसार इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अगला लिखा है अलीगढ़ आंदोलन। तो सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। ये हैं सैयद अहमद खान। आगे लिखा है सिंह सभा आंदोलन। तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया।
इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो आज का लेसन बहुत ही अच्छा था और काफी प्रश्न इससे पूछे जा चुके हैं। जहां जहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं वहां मैंने आपको बता दिया है। यहाँ इस चित्र को आप देख सकते हैं, खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इस लेसन में कहीं पर भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा एसएसटी की प्रैक्टिस की वीडियो भी अवश्य देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उनमें लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो और आएगी हिस्ट्री की, लास्ट लेसन बचा हुआ है। ये 7वां लेसन था, इसके बाद 8वां लेसन और बचा हुआ है और क्लास 8 की बुक में 8 ही लेसन है। तो एक वीडियो और बची है, जल्दी से वो मैं पढ़ाकर कंप्लीट कर दूंगी, फिर आपका हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ काफ़ी समय पहले, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है, आसानी से आपको सभी वीडियो वहाँ पर एक साथ मिल जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।